हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, मैं पंकज कुमार वर्मा स्वागत करता हूं आप सबका हमारे चैनल पीएस स्टडी गुरु में। आज हम 12th क्लास के फिजिक्स में चैप्टर नंबर 1 से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आज मैं आपको इन सारी डेफिनेशंस को, जितने भी हमने यहाँ पे 13 डेफिनेशन 13 जो नाम लिखे हुए हैं, इनकी डेफिनेशन को मैं आज आपको बहुत ही सरल लैंग्वेज में बताने वाला हूं। और यदि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा तो ये सारे 13 जो टॉपिक हैं, इनकी डेफिनेशन जो होती है आपको याद हो जाएगी। तो प्यारे स्टूडेंट्स, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और हमें इन्हें स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जैसा आपको पता है, मैं आपको आपके एग्जाम से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करवाने वाला हूं। तो यहाँ पर ये जो सारे टॉपिक्स मैंने लिखे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपरों में पूछे जा चुके हैं और आज हम इन्हें पढ़ने वाले बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए प्यारे स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो हमारा है वो है आवेश का क्वांटीकरण का सिद्धांत। यहाँ पे आवेश का क्वांटीकरण का सिद्धांत क्या कहता है कि देखो, यहाँ पर एक ये बनाया हमने पदार्थ। ये क्या है? हमारा एक पदार्थ है। मैं आपको पूरा जो है ये डिस्क्राइब करने वाला हूँ चित्र के माध्यम से, ताकि आपको पूरा याद हो जाए। ये हमारे पास क्या है? पदार्थ है। और इस पदार्थ पे आने वाला है आवेश। क्या आने वाला है? पदार्थ पर आवेश आने वाला है। तो हमें आवेश के क्वांटीकरण के सिद्धांत में यह बताया गया है कि किसी भी पदार्थ पर आने वाला आवेश, ये आवेश आता है, किसी भी पदार्थ पर आने वाला आवेश उस पदार्थ में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है। किसी भी पदार्थ पर आने वाला आवेश उस पदार्थ में उपस्थित, इस पदार्थ के अंदर कौन उपस्थित है? इलेक्ट्रॉन है ना? इस पदार्थ में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है। किसी भी पदार्थ पर आने वाला आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। ये बताया गया था क्वांटीकरण के सिद्धांत पे। तो प्यारे स्टूडेंट, मैं आपको बताने वाला हूँ 2 नंबर के सारे क्वेश्चंस जो पेपर में आते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए, यहाँ पर हमारा पहला टॉपिक जो है वो क्लियर हो चुका। क्या है? किसी भी पदार्थ पर आने वाला आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। अब बात करते हैं हम दूसरे टॉपिक की। तो हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो क्या है? दूसरा टॉपिक है कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम क्या होता है? 2 आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल। यहाँ पे हमारे पास 2 आवेश है, जैसे कि ये है Q1 और ये है एक हमारे पास Q2। ये Q1 है और ये Q2 है। इन दोनों के जो बीच की दूरी है वो हम मान लेते हैं R है। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? R है। तो यहाँ पे कूलाम ने एक बात बताई थी कि इन दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल, उन दोनों आवेशों के बल जो है वो उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, तथा उनकी जो बीच की दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये 2 बातें कूलाम ने हमें इस नियम के अंदर बताई थी। क्या बताई थी? फिर से सुनिए कि 2 आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल, ये क्या है? F बल है। 2 आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, यहाँ पे कूलाम का नियम जो था वो हम पढ़ चुके हैं। उन्होंने 2 बातें बताई थी। दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब बात करते हैं हम एकांक आवेश की। तो एकांक आवेश की जो परिभाषा है वो कूलाम के नियम से ही निकाली जाती है। तो सुनो जरा, एकांक आवेश की परिभाषा क्या होती है? जब हमारे पास 2 आवेश होते हैं और दोनों आवेश को हम बराबर रख लेते हैं, ठीक है। जब 2 समान आवेश 1 मीटर की दूरी पर स्थित होते हैं तथा उनके बीच 9 × 10⁹ न्यूटन का बल लगता है, ठीक है। जब उनके बीच में कितना बल लगता है? 9 × 10⁹ न्यूटन का बल लगता है। पहले स्टेप से सुनो, जब 2 समान आवेश 1 मीटर की दूरी पर स्थित होते हैं तथा उनके बीच में 9 × 10⁹ न्यूटन का बल लगता है तो दोनों आवेश एकांक आवेश कहलाते हैं। प्यारे स्टूडेंट, बहुत ही सिंपल परिभाषा है, कई बार पूछी जाती है। और प्यारे स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को कभी कभी ऐसे भी पूछा जाता है, एक कूलाम आवेश किसे कहते हैं? एक कूलाम आवेश क्या होता है? तो उसमें भी हम यही लिख सकते हैं कि जब 2 समान आवेश 1 मीटर की दूरी पर स्थित होते हैं
तथा उनके बीच 9 × 10⁹ न्यूटन का बल लगता है तो दोनों आवेश एकांक आवेश या एक कूलाम आवेश कहलाते हैं। प्यारे स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ पे तीसरी डेफिनेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब बात करते हैं हम चौथी डेफिनेशन की, विद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं। तो देखो जरा, विद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं और इसके दो गुण भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो जो धनावेश है ये क्या करता है, ये ऋणावेश की तरफ जाता है। जो धनावेश है वो कहा जाता है, ऋणावेश की तरफ जाता है। ध्यान से देखिएगा, ये गया देखो धनावेश ऋणावेश की तरफ, ये धनावेश ऋणावेश की तरफ जा रहा है, इस तरीके से ये चला गया। ठीक है, और यहां पे आ जाता है, ये इधर से जा रहा है और उधर आ रहा है। तो ध्यान सुनिएगा, इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, एकांक धनावेश जिस पथ पर गति करता है उस पथ को विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। ये जो रास्ता है जाने का, इसे क्या कहते हैं हम, विद्युत बल रेखाएं। एकांक धनावेश जिस पथ पर गति करता है, एकांक धनावेश जिस पथ पर गति करता है उस पथ को विद्युत बल रेखा कहते हैं। कौन करता है गति, एकांक धनावेश। एकांक धनावेश जिस पथ पर गति करता है उस पथ को विद्युत बल रेखा कहते हैं। अब प्यारे स्टूडेंट्स, विद्युत बल रेखा की डेफिनेशन तो हमने देख ली, इसके दो गुण भी अब देखो। यहां पर देखो, ये जो एकांक धनावेश है ये धनावेश से चालू होता है। विद्युत बल रेखा जो है वो कहां से चालू हुई थी, धनावेश से स्टार्ट हुई थी और कहां पे जाके खत्म हो गई, ऋणावेश पे जाके खत्म हो गई। तो हमें यहाँ पे पहला जो इसका गुण है वो हम ये लिखेंगे कि विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ, धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर समाप्त होती है। विद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती है, ये इसका पहला गुण है। और जो दूसरा गुण है ये हमने देखा कि ये देखो एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, यहाँ पे विद्युत बल रेखाओं की डेफिनेशन क्या बनेगी, वैसे सुनिए, एकांक धनावेश जिस पथ पर गति करता है उस पथ को विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। इसके दो गुण कौन कौन से हैं, ये धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है, दूसरी ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। तो यहाँ पर देखिए प्यारे स्टूडेंट्स, हमने चार जो डेफिनेशन है वो पढ़ ली है। अब पांचवी की बात करते हैं, विद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हम पांचवी डेफिनेशन की बात कर रहे हैं। ये जो धनावेश होता है इसके चारों ओर इसका प्रभाव रहता है। इस धनावेश के चारों ओर इसका क्या रहता है, प्रभाव रहता है। तो जहां तक इसका प्रभाव रहता है उसे हम बोलते हैं, उस क्षेत्र को हम बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। एकांक धनावेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव रहता है उस क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। जो धनावेश होता है, मान लो ये हमारा एक धनावेश है ना, ये क्या हमारा एक धनावेश है और इस धनावेश के चारों ओर इसका एक क्षेत्र, जैसे आपने चुंबक देखा है, चुंबक के चारों ओर क्या होता है, एक क्षेत्र होता है, उसमें अपन कोई सी वस्तु रखती है तो उसे खींच लेती है। चुंबक क्या करती है, उस वस्तु को खींच लेती है। कौन सी वस्तु, जो हमारी लोहे की हो, है ना, या फिर जो चुंबकीय पदार्थ हो। तो चुंबकीय पदार्थों को चुंबक क्या करती है, अपनी तरफ खींच लेती है। वैसे ही विद्युत का भी एकांक जो धनावेश होता है इसकी भी चारों ओर क्या होता है, इसका एक क्षेत्र होता है। उस क्षेत्र में यदि कोई सी वस्तु रखते हैं तो वो उसको अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है। तो ध्यान से देखिएगा, एकांक धनावेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव रहता है उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं अपन, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब प्यारे स्टूडेंट्स, बात करते हैं अपन विद्युत द्विध्रुव की। यहाँ पे हम छठा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, हमारा विद्युत द्विध्रुव। तो छठा में देखो, विद्युत द्विध्रुव की जो डेफिनेशन है वो क्या होगी। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, ये एक निकाय होता है ना। जब दो समान, देखो यहाँ पे हमने दो समान आवेश ले लिए, दोनों ही क्यों है,
है ना, जब दो समान तथा विपरीत, विपरीत का मतलब एक प्लस का और एक माइनस का, तो यहाँ पे हमने दो आवेश लिए, एक ये है और एक ये है। तो जब दो समान तथा विपरीत आवेश, जब दो समान तथा विपरीत आवेश अल्प दूरी पर स्थित होते, अल्प दूरी का मतलब होता है 2l, यहाँ पे जो इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है 2l। जब दो समान तथा विपरीत आवेश अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो ऐसे निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, ऐसे निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं और इसे AB से दर्शाते हैं। यहाँ पर ये जो बना हुआ है निकाय, इसे क्या कहेंगे अपन, विद्युत द्विध्रुव कहेंगे और इसे AB से दर्शाते हैं। अब बात करते हैं अपन सातवें टॉपिक की। सातवां जो टॉपिक है वो है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। देखो यहाँ पे ये शब्द एक तो सेम ही आया, विद्युत द्विध्रुव, है ना, तो हम बात करेंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो डेफिनेशन है वो किस पे डिपेंड करती है, विद्युत द्विध्रुव पर करती है। तो ध्यान से सुनिएगा, विद्युत द्विध्रुव में, किसमें, विद्युत द्विध्रुव में कोई एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी, कोई एक आवेश, देखो दोनों में से कोई सा एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं और इसे P से दर्शाते हैं। देखो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा किस पे डिपेंड कर रही है, विद्युत द्विध्रुव पे, क्योंकि इसमें से ही हमने बातें बोली है। किसी विद्युत द्विध्रुव में कोई एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, इसे P से दर्शाते हैं। तो प्यारे स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारी जो सातवीं डेफिनेशन है वो भी कंप्लीट हो चुकी है। अब बात करते हैं अपन आठवीं। देखो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र, यहाँ पर जो है विद्युत क्षेत्र मैंने डबल से कर दिया है, हम ये पहले पढ़ चुके हैं, है ना, तो एक बार और मैं बता देता हूँ डेफिनेशन। विद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन क्या होती है, एकांक धनावेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव रहता है उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, एकांक आवेश पर जितना बल लगता है, ये क्या हमारा एकांक आवेश, और एकांक आवेश के ऊपर क्या लग रहा है, बल लग रहा है। तो एकांक आवेश पर जितना बल लगता है उस बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, इसे कैपिटल E से दर्शाते हैं। और इसका मात्रक क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता न्यूटन प्रति कूलाम होता है। ध्यान रखिएगा, एकांक आवेश पर जितना बल लगता है उस बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, इसे कैपिटल E से दर्शाते हैं। इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। कैसे होता है न्यूटन प्रति कूलाम, देखो ये भी समझ लो थोड़ा सा। F का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, न्यूटन होता है, न्यूटन, और बटे में Q का जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम, तो इससे अपन बोल सकते हैं न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, तो इसका जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक है वो क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा। अब प्यारे स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अपन जो डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं वो एक समान विद्युत क्षेत्र है। तो देखो यहाँ पे हमने ये तो पढ़ा था कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र क्या होता है, एकांक धनावेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव रहता है उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। लेकिन यदि इस विद्युत क्षेत्र के अंदर अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें, ठीक है, वो भी अलग अलग बिंदुओं पे, यहाँ पे निकाली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पे निकाली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पे निकाली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इधर निकाली, तो हमने जितने भी बिंदु पे निकाली सभी बिंदुओं पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी आई, समान आई। देखो यहाँ पे हमने विद्युत क्षेत्र में बहुत सारे बिंदुओं पे क्या निकाली, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली, और यदि सारे बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान आती है तो उसे हम बोलते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र। ये पूरा जो क्षेत्र ये कैसा है, एक समान है ना, तो एक समान विद्युत क्षेत्र इसे कहा जाता है। स्टूडेंट्स, इसकी डेफिनेशन में एक बार और बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जब किसी विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान समान होता है, जब किसी विद्युत क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर, है ना, यहाँ पे प्रत्येक बिंदु जरूर बोलेंगे, जब किसी विद्युत क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान समान होता है तो ऐसे विद्युत क्षेत्र को एक समान विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब प्यारे स्टूडेंट्स, करने वाले हम द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा की डेफिनेशन। तो देखो यहाँ पे द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा की डेफिनेशन क्या होगी, ये हमारा 10वां पॉइंट था। अब मैं आपको बताने वाला हूं 11वां, द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। देखिए यहाँ पे बहुत ही हमने आसान तरीके से सारी डेफिनेशंस कवर कर ली है। अब हम करने वाले हैं द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो द्विध्रुव की स्थितिज क्या होगी, देखो यहाँ पर हमने बनाया एक समान विद्युत क्षेत्र। क्या बनाया, ये एक समान विद्युत क्षेत्र। इस एक समान विद्युत क्षेत्र में ये जो विद्युत द्विध्रुव है ये अभी अपनी 90 डिग्री की स्थिति पे सीधा बिल्कुल खड़ा रखा हुआ है।
कौन सी स्थिति में रखा हुआ है? 90 डिग्री। 90 का मतलब होता है π/2 और इसे अपने को घुमाना है। इसे क्या करना है? अपने को घुमाना है। कितना घुमाना है? इसे अपने को घुमाना है थीटा की स्थिति तक। कहां तक घुमाना है? थीटा। यहां से π/2 से थीटा तक अपन इसे घुमा के लेके आएंगे। ये अपना क्या है? विद्युत द्विध्रुव है AB। ठीक है, इसे इधर अपने को ऐसे घुमा के लाना। कितना घुमा देंगे अपन इसे? थीटा तक घुमा देंगे। तो ये वाली जो पहले वाली स्थिति थी, ये कौन सी थी? मानक की स्थिति। और अपने को घुमा के कहां तक ले आना है इसे? वर्तमान स्थिति तक। ठीक है, यहां तक अपन इसे घुमाकर ले आएंगे। तो प्यारे स्टूडेंट्स, इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? ये वाली स्थिति कौन सी हमारी? मानक स्थिति। ठीक है, मानक स्थिति। ठीक, ये मानक स्थिति है और ये वाली हमारी वर्तमान स्थिति है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, जो हमारी एक विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा जो है, उसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? एक समान विद्युत क्षेत्र में, कौन सा है? एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को मानक स्थिति π/2 से वर्तमान स्थिति थीटा तक घुमाने में किए गए कार्य को, अब यहां से यहां तक इसे घुमाएंगे तो क्या करना पड़ेगा? हमें कार्य करना पड़ेगा। तो ये जो कार्य कर रहा है, इसे ही क्या कहते हैं? हम द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। प्यारे स्टूडेंट्स, फिर से सुनिएगा। यहाँ पर एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को, ये क्या हमारा? विद्युत द्विध्रुव को मानक स्थिति π/2 से वर्तमान स्थिति थीटा तक घुमाने में किए गए कार्य को ही क्या कहेंगे अपन? द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो प्यारे स्टूडेंट्स, यहाँ पे द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा की डेफिनेशन हमने पढ़ी। एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को मानक स्थिति π/2 से वर्तमान स्थिति थीटा तक घुमाने में किए गए कार्य को द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब बात करते हैं अपन विद्युत फ्लक्स की। अब विद्युत फ्लक्स क्या होता है? ये हमारा एक विद्युत क्षेत्र, और इस विद्युत क्षेत्र में हमने कोई सी एक चालक प्लेट रख दी। ठीक है, तो इस चालक प्लेट से जो विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, लेकिन कौन सी विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी? लंबवत। ठीक है, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से, ये क्या हमारा एक पृष्ठ है, ये विद्युत क्षेत्र के अंदर स्थित है। ये कौन सा क्षेत्र है हमारा? विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से लंबवत निकलने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या, विद्युत बल रेखा अपन ने पढ़ी थी, जो धनावेश से स्टार्ट होती थी, ऋणावेश पे समाप्त हो जाती थी। ठीक है, विद्युत बल रेखा है। तो ध्यान से सुनिएगा, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से लंबवत निकलने वाली, मान लो ये एक पृष्ठ है ना, ये हमारा क्या है? एक पृष्ठ है। ठीक है, ये पृष्ठ है, तो इससे जो ये लंबवत निकलेंगी, उन विद्युत बल रेखाओं की संख्या को अपन कहते हैं विद्युत फ्लक्स। ध्यान सुनिएगा फिर से, विद्युत क्षेत्र में उपस्थित किसी पृष्ठ से लंबवत निकलने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब बात करते हैं हम गॉस प्रमेय की। तो गॉस प्रमेय जो है, एक बात दिमाग में बिठा लीजिएगा, ये जो है वो बंद क्षेत्र में ही लगती है। गॉस की प्रमेय हमेशा कहाँ लगती है? बंद क्षेत्र में लगती है। तो गॉस की प्रमेय में हम क्या बोलेंगे? किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाली विद्युत फ्लक्स, कहां से निकलने वाली? बंद पृष्ठ से। ठीक है, जैसे अपन ने अभी विद्युत, इसमें देखा विद्युत क्षेत्र में एक पृष्ठ रखा हुआ, इस पृष्ठ से जो विद्युत बल रेखाएं निकलती है, उन विद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं अपन? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब बात आ रही है, ये जो विद्युत फ्लक्स है, ये कहां से निकले? एक बंद पृष्ठ से निकले। तो किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाली विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ में उपस्थित आवेश की 1/ε0 गुना होती है। ध्यान से सुनिएगा, एक बंद पृष्ठ है, इस बंद पृष्ठ से जो लंबवत विद्युत बल रेखा निकलेंगी, विद्युत बल रेखा जो निकलेंगी, उनकी संख्या को अपन क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाली विद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाली विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ में उपस्थित आवेश की, उस पृष्ठ के अंदर आवेश उपस्थित होगा, जब भी तो ये विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, और इन विद्युत बल रेखाओं की जो लंबवत निकल रही है, इनकी संख्या को अपन विद्युत फ्लक्स कहेंगे। तो उन्होंने, जो हमारे गॉस थे वैज्ञानिक, उन्होंने यहाँ पर एक दोनों के बीच में संबंध बताया था कि ये जो विद्युत फ्लक्स है, ये इस पृष्ठ में उपस्थित आवेश की 1/ε0 गुना होती है। ये जो विद्युत फ्लक्स है, ये आवेश की 1/ε0 गुना होती है। किसने बताई थी? गॉस ने हमें बताई थी। तो यहाँ पे प्यारे स्टूडेंट्स, गॉस की प्रमेय एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाली विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ में उपस्थित आवेश की 1/ε0 गुना
होती है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने बहुत सारे टॉपिक्स जो है बहुत आसान तरीके से समझे, बहुत ही सरल लैंग्वेज में समझे। तो आपको आज के जो क्वेश्चंस थे वो कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके से सारे चैप्टर कवर करवाने वाला हूं बहुत ही आसान लैंग्वेज में। तो प्यारे स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।